अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला के ख़ास फ़ज़्ल व करम और उसकी रहमतों और बख्शिशों के साए तले होंगे। और मेरी दुआ है और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के एक एक मसले को, एक एक परेशानी और मुसीबत को दूर कर दे। आइए जनाब, आज फिर से आपके सामने हाज़िर हूँ निम्रा अहमद के लिखे हुए नावल कराक्रम का ताज महल का 14वां हिस्सा आपके सामने पेश कर रही हूँ। इसके कुछ हिस्से मैं पहले पढ़ चुकी हूँ। आइए आगे सुनते हैं। नहीं, सैफ को मेरी बात समझ में नहीं आई। अभी मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन करूँगी तो वो फ़ौरन आ जाएगा। इसने फिर सैफ का नंबर डायल किया। इसने कॉल काट दी। इसने फिर नंबर मिलाया। अब के सैफ ने मोबाइल ऑफ़ कर दिया। परीशे को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। 2 करोड़, सिर्फ 2 करोड़ के नफ़े के पीछे सैफ किसी की जान बचाने नहीं आ सकता था। वो अपने सैरों खून में से 2 बोतलें एक ज़ख्मी को नहीं दे सकता था। 2 बोतलें और 2 करोड़। उफ़क़ अरसलान 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से भी ज़्यादा अर्ज़ा था। सैफ के पास चंद लम्हे इस शख्स की ज़िंदगी को बचाने के लिए नहीं थे जो परीशे की पूरी ज़िंदगी था। वो ऑपरेशन थिएटर में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें लेता शख्स इतना बेवक़्त था। या खुदा, इसने किसी का क्या बिगाड़ा था जो वो यूं ज़ख्मी हो गया। वो इतना अच्छा इंसान अंदर मर रहा है। तुम्हारे बनाए गए दूसरे इंसान अपने नोट गिनने में लगे हैं। कुछ करो मेरे अल्लाह, उफ़क़ को बचा लो। दिल ही दिल में दुआ करती वो इस्तकबालिया डेस्क से हटी और वापस उफ़क़ के पास आई। वो बेड पर चित लेटा था। इसकी आंखें बंद थी। चेहरा खून आलूद खराशों से भरा हुआ था। इसे ऑक्सीजन मास्क लगा दिया गया था। चंद डॉक्टर्स इसके ज़ख्मी जिस्म पर झुके हुए थे। ब्लड मिला? डॉक्टर वास्ती ने इसे आता देखकर पूछा। नहीं सर। इसने मायूसी से नफ़ी में सर हिला दिया। इसके ज़ख्म बहुत शदीद हैं। इसे ब्लड मिल गया तब तो ये शायद ही बचे। वो दोबारा इस पर झुक गए। सर, आप मेरा सारा खून ले लें मगर इसे बचा लें। वो रो देने के करीब थी। आपका ग्रुप क्या है? ओ पॉजिटिव। मगर सिस्टर कह रही थी मरीज़ का ओ नेगेटिव है। आपका ब्लड इसे नहीं लग सकता डॉक्टर प्रीशे। आपके ड्यूटी आवर्स भी ख़त्म हो गए हैं। आप घर जाकर आराम करें। इसने ठीक से इनकी बात सुनी भी नहीं और बाहर निकल आई। कॉरिडोर में ज़ख्मी कैनन जेनिक खड़ा था। तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? एकदम रोक कर इसने कैनन से पूछा। बी पॉजिटिव। प्रीशे की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। वह सुबह रफ्तारी से वहाँ से आगे चली आई। इसे दूसरे अस्पतालों से ब्लड मंगवाना था। गो कि ये मुश्किल ही था कि ब्लड मिल जाता, मगर उफ़क़ के लिए इसे हर कोशिश करना थी। बीच का कॉरिडोर किसी ने इसे आवाज़ दी। डॉक्टर प्रीशे। वो 17-18 बरस का जानी पहचानी शक्ल का लड़का था। आपको ओ नेगेटिव चाहिए? आप अभी फ़ोन पर किसी से कह रही थी मेरा ग्रुप ओ नेगेटिव है। किसी ने इसके मुर्दा वजूद में गोया नई रूह फूंक दी थी। मेरे साथ आओ। वो लड़के का बाजू खींच कर पकड़ती हुई इसे ऑपरेशन थिएटर तक ले आई। सर, ब्लड मिल गया है। इसका ओ नेगेटिव है। आनन फानन लड़के को साथ लिए वो बेड पर लिटा दिया गया। इसकी आस्तीन ऊपर की नालियां जोड़ दी और एक एक कतरा खून उफ़क़ की जिल्द में पेवस्त सुई के ज़रिए इसके जिस्म में दाखिल होते हुए वो देख रही थी। वो पलकें नहीं झपक रही थी। इसे लगा अगर वो पलकें झपक गई तो खून की वो बोतल गायब हो जाएगी, मंज़र बदल जाएगा। और इसे बदल जाने वाले मंज़र से खौफ आ रहा था। परीशे, रिलैक्स करें, घर जाकर सो जाएं। आप पिछले कई घंटे से ड्यूटी कर रही हैं। ख्वाह इस फॉरनर के लिए परेशान ना हो। इसकी हैजानी कैफियत और इस्तराब देखकर डॉक्टर वास्ती ने ग्रीन मास्क के पीछे से कहा। वो इन्हें कैसे बताती कि वो अपनी ज़िंदगी को यूं तन्हा छोड़कर नहीं जा सकती थी। एक वक्त था जब इस शख्स की सिर्फ टांग ज़ख्मी थी और वो इसके लिए 4 रातें ठीक से लेट कर नहीं सो सकी थी। अब भला कहाँ जा सकती थी। खून बूंद बूंद उफ़क़ के जिस्म में दाखिल हो रहा था। ECG मशीन पर इसके दिल की धड़कन आड़ी तिरछी लकीरों से ज़ाहिर थी, मगर परीशे का दिल अंदर ही अंदर डूब रहा था। इससे मज़ीद नहीं देखा गया। वो बाहर चली आई। बाहर कॉरिडोर में वो फौजी जवान अब नहीं थे। जाने वो वहाँ चले गए थे। इसका दुपट्टा फर्श पर गिरा पड़ा था। इसने वो उठाकर कंधे पर डाल दिया। फिर कितनी ही देर वो चमकती टाइल्स वाले कॉरिडोर में इधर उधर टहलती रही। इसका रवां रवां काँप रहा था। अगर उफ़क़ को कुछ हो गया तो वो क्या करेगी? वो कहाँ जाएगी? मेरे अल्लाह, इसे बचा लो।
दुआ के लिए हाथ उठाए तो लब वहीं पर दम तोड़ गए। आंसू टिप टिप इसकी आंखों से गिरने लगे। इतनी अचानक ये क्या हो गया था? वो तो बहुत खुशकन ख्यालों में घिरी घर जा रही थी। इसे तो अभी कल दोपहर की तैयारी करनी थी। इसे तो कल उफक से मारगला की पहाड़ियों पर मिलना था, यूँ अस्पताल में तो नहीं। इसने मना किया था इसे कि वो इससे मिलने पिम्स ना आए। फिर वो किस तरह पिम्स क्यों आ गया था? इसे पता भी नहीं चला कि कब वो वहीं फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। ज़िंदगी हमेशा इसके साथ ऐसे ही क्यों करती थी? इसे खुशियाँ क्यों नहीं रास आती थी? पिछले 3 बरस में उफक अरसलान नाम की जो वाहिद खुशी इसे मिली थी, वो खुशी जो कल इसकी होने जा रही थी, वो इतनी जल्द क्यों अल्लाह उससे छीन रहा था? इतना करीब आकर वो शख्स क्यों फिर से दूर जा रहा था? वो बहुत देर फर्श पर बैठी बिलक बिलक कर रोती रही। मैं ज़रूर आऊँगा, तुम्हें याद है राकापोशी की बर्फ़ में तुम्हारे आंसू गिरे थे, मुझे वो आंसू तुम्हें लुटाने हैं। वो ठीक कहता था। वो इसे आंसू लुटाने सुबह से पहले ही वापस आ गया था। अब रोना नहीं है परी, आंखें साफ़ करो। सुबह इसका कहा गया फ़िक्रा इसके जहन में गूंजा। वो खड़ी हो गई और आंखें साफ़ करती अंदर आ गई। लड़का खून देकर उठ चुका था। अपनी आस्तीन नीचे करते हुए इसने परी को देखा तो रुक गया। फिर चंद कदम चलकर इसके करीब आया। वो इसे पहचान गई थी। वो हसीब का दोस्त था जिसे वो इस रोज़ भी अस्पताल में मिली थी। रोए मत, वो ठीक हो जाएगा। इसके करीब आकर बहुत आहिस्तगी से इसने कहा। परी ने चौंक कर भीग चेहरा साफ़ किया। इतने अरसे बाद वो आपको खो जाने के लिए नहीं मिला। वो ठीक हो जाएगा, मैंने पहचान लिया है, ये उफक अरसलान है। वो इतनी धीमी सरगोशी में कह रहा था कि परीशे के अलावा कोई दूसरा इस कमरे में इसकी बात नहीं सुन सकता था। क्या वाकई वो ठीक हो जाएगा? जी, और अब मैं आपको आप ही बोल सकता हूँ? वो हल्का सा मुस्कुराया। वो नम आँखों से एक पल को मुस्कुराई। इसका सर खुद ब खुद असबात में हिल गया। बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों को हम कितना गलत समझते हैं। वो इसके करीब से होकर निकल गया। परीशे ने पलट कर इसे देखा। सुनो, वो जाते जाते मुड़ा। जी, तुम्हारा नाम क्या है? वो फिर भूल गई थी। वो होले से मुस्कुराया। मसब उमर, ये कहकर वो रुका नहीं। वो उफक के करीब चली आई। आसपास कितने लोग मौजूद थे, वो किसी को भी नहीं देख रही थी। इसकी निगाहें उफक के चेहरे और बंद आँखों पर जमी हुई थीं। वो इसके सराहने खड़ी हो गई और इसका बायां हाथ जो ज़ख्मों से किसी हद तक महफूज रहा था, इसे अपने हाथ में थाम लिया। इसकी कलाई में वही घड़ी थी, चकोर स्याह डायल के दरमियान चमकता हीरों का अहराम। डायल का शीशा अलबत्ता चिकनाचूर हो चुका था। इसने भीगी आंखों से उफक का चेहरा देखा। वो आंखें बंद किए लेटा था। वो आंखें खोलता क्यों नहीं था? वो कुछ क्यों नहीं कहता था? उफक, वो धीरे से बड़बड़ाई। उफक उठो, सोना नहीं है। सो गए तो फिर नहीं जागोगे। मैंने मना किया था ना कि सोना नहीं है, फिर क्यों सो रहे हो? उठ जाओ उफक, सिर्फ एक दफ़ा अपनी परी के लिए। देखो परी तुम्हारे करीब है, वो तुम्हें पुकार रही है। परी का निजात दहिंदा कहाँ है? वो सो क्यों रहा है? उठो उफक, प्लीज़ आंखें खोलो। तुम्हें वाइट पैलेस की वो ऊंची सीढ़ियाँ याद हैं? और वो मोरों का पिंजरा जिसमें मोर नाचा करता था, और कोने में मोरनी दुबकी बैठी होती थी, और नीचे झरने पर वो उदास गीत गाती चिड़िया। झरने का पानी और पत्थरों पर सब तुम्हारे कदमों के निशान, वो सब तुम्हें पुकार रहे हैं। तुमने कहा था हम फिर कभी वाइट हाउस गए तो नीली टाइलों वाले इस फवारे के पीछे छुपाया गया वो अधखाया बबूगोशा तलाश करेंगे। उफक, इस सब्ज़ बबूगोशे को तो तोतों और परिंदों ने नहीं खाया। वो सब तुम्हारे दोबारा आने का इंतज़ार कर रहे हैं। उठो उफक, अपनी परी के लिए। माहूडुन के नीले पानियों और छुमलंगा के चोटी पर सुनहरी रथ से उतरती सूरज की परियों के लिए उठो। शायद तुम्हें वो सब भूल गया हो, मगर वो परियां नहीं भूली। वो आज भी तुम्हें याद करती हैं। हमें एक बार इनके पास जाना है। हमें एक दफ़ा फिर इन परियों का रक्स देखना है। मुझे एक दफ़ा फिर वाइट पैलेस की तीसरी मंजिल की बालकोनी में खड़े उफक अरसलान का गीत सुनना है। वो गीत जिसमें जामनी पहाड़ों पर जमी बर्फ़ और अनातोलिया की गलियों का जिक्र था। वो गीत जिसमें बिछड़ने और वादा निभाने का जिक्र था। मुझे वो गीत फिर सुनाओ उफक, प्लीज़ उठो। मैं अब तुमसे कोई वादा, कोई अहद नहीं लूँगी। अब मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूँगी। तुम्हें अपने इस इश्क का वास्ता जिसका इजहार तुमने कभी नहीं किया। उठ जाओ,
اس کی پلکوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر چہرے پر پھسلنے لگے تھے۔ وہ آکسیجن ماسک سے سانس لے رہا تھا۔ اس کے تنفس کی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ سامنے رکھی ECG مشین پر لکیریں اشرو کے پانی کی طرح مچلتی، اچھلتی، ڈوبتی اور پھر ابھرتی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ ان لکیروں کو دیکھتی رہی۔ وہ اب اسے پہاڑوں کی طرح لگ رہی تھیں، ان ظالم پہاڑوں کی طرح جو افق کی ماں کے بیٹے واپس نہیں لوٹاتے تھے۔ قراقرم اور ہمالیہ کے پہاڑ کبھی چھوٹے تھے اور کچھ بڑے تھے، کچھ وحشی، کچھ قاتل، کوئی خونی اور کوئی ملکہ، وہ سب ایک جیسے تھے، ظالم اور خوبصورت، بہت ظالم اور بہت خوبصورت۔ کیا بگاڑا تھا اس نے تمہارا؟ تم بہت ظالم ہو، تم سب بہت ظالم ہو۔ انسانی خون کا خراج لیتے ہو، بہادر خون کا خراج۔ اس کے ارد گرد برف گر رہی تھی اور وہ دور تک پہلے پہاڑی سلسلے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ افق کس سے سامنے لیٹا تھا اور وہ اسے کہہ رہی تھی، افق سونا نہیں ہے، خدا کے لیے سونا نہیں ہے، ورنہ کبھی نہیں جاگو گے۔ اٹھو، بس ایک دفعہ اپنی پری کو دیکھ لو، وہ آتے ہی ہوں گے، بس وہ ابھی آ جائیں گے، ہمیں ایک اور سفید رات نہیں گزارنی پڑے گی۔ ماضی، حال سب آپس میں گڈ مڈ ہو رہا تھا۔ قراقرم کے پہاڑ اور اونچے نیچے سفید لکیروں کے پہاڑ اس پر ہنس رہے تھے، اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ہر گزرتے پل وہ چھوٹے ہوتے جا رہے تھے، زمین میں دفن ہو رہے تھے، اور آخر میں وہ یوں ہو گئے جیسے شاہراہ قراقرم برابر، سب برابر تھا۔ افق اٹھو، خدا کے لیے اٹھو، یہ اٹھتا کیوں نہیں ہے، یہ بولتا کیوں نہیں ہے، اسے اٹھاؤ، خدا را کوئی اسے اٹھاؤ۔ میں نے راتوں کو جاگ کر خدا سے اس کی خیریت مانگی ہے، اور یہ بولتا نہیں ہے، آنکھیں نہیں کھولتا، کیوں نہیں کھولتا؟ وہ اس کو شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی، اسے اٹھانے جگانے کی کوشش کرنے لگی۔ کسی نے پیچھے سے اس کا بازو پکڑ کر روکنا چاہا۔ ایسے مت کرو پریشے، اسے اٹھائیں ڈاکٹر واسطی، یہ اٹھ کیوں نہیں رہا؟ اسے کہیں سونا نہیں ہے، وہ آتے ہی ہوں گے، میں نے ہیلی کاپٹر دیکھا ہے، مجھے آواز آ رہی ہے، سٹارم ختم ہو چکا ہے، آج آسمان صاف ہے نا، یہ اٹھ کیوں نہیں رہا؟ اسے اٹھائیں نا، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ وہ رونے لگی تھی، ساتھ ساتھ اسے جھنجھوڑ بھی رہی تھی۔ مت کرو پریشے، اسے مت ہلاؤ، وہ مر جائے گا، کوئی اسے کہہ رہا تھا۔ وہ نہیں مرے گا، وہ نہیں مر سکتا، میں نے اپنے حصے کا گرم پانی اسے دیا تھا، میں نے اسے دیکھنے کے لیے کئی دن برف میں پیدل سفر کیا تھا، سرد راتیں کاٹی تھیں، مگر اسے گرم میں سلایا تھا۔ 12 گھنٹے برفانی طوفان میں اس مرتے ہوئے آدمی کو اپنی کمر پر اٹھا کر نیچے لائی تھی، پھر بھی آپ کہتے ہیں وہ مر جائے گا؟ اللہ اتنا ظالم نہیں ہے، وہ اسے کیوں مارے گا؟ اس نے کیا بگاڑا تھا کسی کا؟ وہ نہیں مر سکتا، افق نہیں مر سکتا، اسے اٹھاؤ خدا را، کوئی تو اسے اٹھائے اور کہے میری بات کا جواب دے۔ وہ نہیں مر سکتا، میں نے خون لا کر دے دیا تھا نا اسے، پھر کیوں مرے گا وہ؟ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل گر کر اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ ایک دفعہ پہلے اسپتال کے کمرے میں جاگی تھی تو اکیلی تھی، آج پھر زندگی اسی موڑ پر آ گئی تھی۔ وہ پھر سے اسپتال کے کمرے میں تھی اور پھر سے اکیلی ہونے جا رہی تھی۔ وہ اس کو چھوڑ کر جا رہا تھا۔ بستر پر لیٹا شخص مر رہا تھا اور وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ روتے روتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا، بہت سے لوگ افق پر جھکے ہوئے تھے، کوئی اسے کمرے سے جانے کا کہہ رہا تھا مگر وہ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ افق تمہیں کچھ نہیں ہوگا، پلیز آنکھیں کھولو، مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں مر جاؤں گی۔ وہ پھر سے اس کے سرہانے کھڑی ہو گئی، وہ ابھی تک آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ ڈاکٹر واسطی، سر یہ بچ جائے گا نا؟ اسے کچھ نہیں ہوگا نا؟ آنسوؤں سے اس کا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ وہ بکھری بکھری سی روتے ہوئے ڈاکٹر واسطی سے پوچھ رہی تھی۔ شاید، کسی ڈاکٹر نے کہا۔ وہ پرجقین نہیں تھے، وہ پر امید بھی نہیں تھے۔ افق، وہ اس کے چہرے پر جھکی۔ افق آنکھیں کھولو پلیز افق، وہ اسے پکار رہی تھی مگر وہ آنکھیں نہیں کھول رہا تھا۔ ECG مشین بھی ابھی سیدھی لکیر نہیں آ رہی تھی۔ افق، تمہیں تمہارے عشق کا واسطہ، آنکھیں کھول دو، وہ آہستہ سے شاید دل میں ہی کہہ رہی تھی مگر اسے لگا اب افق نے سن لیا ہے۔ بہت آہستہ سے اس نے ایک لمحے کو آنکھیں کھولیں۔ وہ نیم غنودگی کے عالم میں تھا، اس کی ادھ کھلی آنکھوں میں کوئی جذبہ، کوئی تاثیر، کچھ نہ تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ پھر سے کیوں بے ہوش ہو رہا ہے؟ اس نے بے اختیار اس کا چہرہ تھپتھپایا۔
मगर इसमें कोई जुम्बश ना हुई। ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा? रिलैक्स प्रीशे, अब वो ख़तरे से बाहर है। पता नहीं किसने कहा था, वो तो बस इसकी बंद आँखों को खौफज़दा निगाहों से देख रही थी। इसे उठाएं, इसे कहें ये आंखें खोले। प्रीशे, वो अब ठीक है, वो सो रहा है। डॉक्टर वास्ती ने इसे शानों से पकड़कर उफ़क़ से दूर कर दिया। वो सो रहा है? इसने बेयकीनी से दोहराया। वो बच जाएगा ना? हाँ हाँ, वो बच जाएगा, तुम बाहर जाकर बैठो। मगर वो फिर भी इसके सरहाने खड़ी रही। इसने अभी तक उफ़क़ का हाथ पकड़ रखा था, वो इसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। बस वो खौफज़दा निगाहों से ECG मशीन पर उभरते डूबते पहाड़ों को देखती रही। वो अब ठीक से चल रहे थे, अब इन्हें सीधी लकीर नहीं बनना था। एक सुकून सा इसके रगों पे में उतरने लगा। इसका उफ़क़ ज़िंदा था, वो इसे छोड़कर कहीं नहीं गया था, वो इसके करीब ही था। वो इसका हाथ छोड़कर निढाल से वहीं घुटनों पर फर्श पर बैठ गई। वो कितनी देर उफ़क़ के सरहाने रोती रही थी, इसे वक्त गुज़रने का पता भी नहीं चला था। और तब इसने डॉक्टर्स को देखा, वो उफ़क़ का बायां पाँव काट रहे थे। ये क्या? वो सांस नहीं ले सकी। इसका बायां पाँव बुरी तरह कुचला गया था और वो सब इसे बहुत आराम से काट रहे थे। वो इनके हाथ रोकना चाहती थी, इनकी मिन्नत करना चाहती थी कि खुदारा वो उफ़क़ का पाँव ना काटें। मगर इसका पाँव कट गया तो वो घोड़ा कैसे दौड़ाएगा, पहाड़ों पर कैसे चढ़ेगा? कोपेमाओं को अपने इन्हीं कदमों पर तो नाज होता है। और वो सफ़ाक डॉक्टर्स उफ़क़ अरसलान से इसके कदम छीन रहे थे। नहीं, खुदा के लिए ऐसा ना करो, वो अपना अधूरा वजूद देखकर मर जाएगा। वो इन्हें रोकना चाहती थी मगर रोक नहीं सकी। बाहर सुबह तुलू हो रही थी, चिड़ियों ने मधुर गीत गाना शुरू कर दिए थे। वो तवील स्याह खौफनाक रात अब ख़त्म हो चुकी थी। एक लंबी मुसाफत अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी थी। डॉक्टर्स काफ़ी देर वहां से जा चुके थे। उफ़क़ अब ठीक था, इसको ऑक्सीजन अभी तक लगी हुई थी, लेकिन अब ख़तरे वाली कोई बात नहीं थी। उठकर इसके बिस्तर पर बैठ गई। वो पुरसुकून सा सो रहा था, इस बात से बेखबर कि इसका पाँव कट चुका था। परीशे ने थकी थकी मुस्कुराहट के साथ इसका चेहरा देखा और फिर बेख्तियार इसके माथे, इसके बालों को छुआ। इसकी मौजूदगी का यकीन करना चाहती थी वो, और अब इसे यकीन आ चुका था। मैं अब तुम्हें कभी हिमालय और कराक्रम के पहाड़ों में नहीं जाने दूंगी। मैं दुनिया के बेहतरीन अस्पतालों में तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। एक दिन तुम ठीक हो जाओगे, फिर हम तुर्की चले जाएंगे और एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। हमें अब ज़िंदगी भर इन जालिम पहाड़ों की शक्ल नहीं देखनी। इन पहाड़ों ने अहमद को, इरसा को, जीने को हमसे छीन लिया है। अब हम इन पर कभी वापस नहीं आएंगे। मुझे हिमालय की अजीम चोटियों की कसम है, मैं तुम्हें फिर कभी इधर नहीं आने दूंगी। इसने उफ़क़ की एक तरफ रखी जैकेट की जेब से वो नीला और सब्ज़ दो रंगा पत्थर निकाला जिसके दरमियान में लकीर पड़ी थी। वो इस पत्थर को देखकर उदासी से मुस्कुरा दी। इसे बहुत कुछ याद आ गया था। वो जानती थी वो अब कभी घोड़ा नहीं दौड़ा सकेगा, वो अब कभी पहाड़ों का सफ़र नहीं कर सकेगा, लेकिन फिर भी वो खुश थी, वो पुरसुकून थी। इसकी ज़िंदगी का स्याह बाब ख़त्म हो चुका था। अब इसे एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी थी। इसने नरमी से उफ़क़ के माथे पर आए भूरे बाल हटाए। कराक्रम की परी को बिलाकर उसका कोहपैमा मिल ही गया था। जुम्मा 30 जून सन 2006। खूबसूरती से आरास्ता कमरा मेहमानों से भरा था। ये हालनुमा कमरा ईवान सदर में इसी नौइयत की तकारीब की इनकाद के लिए इस्तेमाल होता था। इस वक्त भी वहाँ 8 अक्टूबर के ज़लज़ले में नुमायाँ खिदमात सरंजाम देने वालों के लिए तक़सीम एज़ाज़ात की एक सदारती तकरीब मुनक्कद थी। तमाम कुर्सियाँ नीम दारवी शक्ल में बिछाई गई थीं। सामने एक प्लेटफॉर्म सा बना हुआ था जिस पर सदर साहब खड़े थे। एक तरफ डाइस रखा था जिसके पीछे मौजूद कंपेयर बारी बारी माइक पर एज़ाज़ात वसूल करने वालों के नाम पुकार रहा था। नीम दायरे में मौजूद कुर्सियों के 2 स्टैंड थे। दाएं तरफ वाला स्टैंड मकामी सिविल व फ़ौजी अफसरान और लोगों से भरा था, जबकि बाएं तरफ तमाम गैर मुल्की बैठे थे। इनमें अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, यूरोप, चीन और इस्लामी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले वो तमाम रज़ाकार शामिल थे जिन्होंने इस कश्मीर के ज़लज़ला ज़दगान के लिए दिन रात काम किया था। बाएं तरफ की कुर्सियों की दूसरी कतार में बैठे तमाम अफराद सिवाय एक के खूबसूरत नकूश वाले तुर्क थे जो आज बतौर ख़ास हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर इस्लामाबाद आए थे। इनमें उर्वा यलीम भी थी।
गुलाबी रुखसार और शहद रंग बालों वाली बहुत ही प्यारी सी 7 साला बच्ची जो अपने वालिदैन और छोटी बहन के दरमियान पुरजोश व आसूदा सी बैठी थी। इसके और इसकी छोटी बहन के हाथों में एक एक झंडी थी, जिसके एक तरफ पाकिस्तान का सब्ज़ और दूसरी जानब तुर्की का सुर्ख परचम बना हुआ था। स्कार्फ पहने हुए उर्वा की माँ के हाथ में $300 का वो चेक था जो अभी कुछ देर पहले सदर पाकिस्तान ने स्टेज पर उर्वा को बुलाकर जीवे पाकिस्तान सुनने के बाद इसे ज़ाती तौर पर तोहफे में दिया था। दूसरी कतार में बैठे अफराद में औरहन यकीन और इनकी अहलिया भी थीं। मिसेस यकीन की गोद में धरे खूबसूरत केस में जैनिक यकीन के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सितारा ईसार मौजूद था। वो बार बार आंखों में उमड़ कर आते आंसू पहुँचती थी। मिसेस यकीन के बाएं जानिब स्याह बालों का फ्रेंच नॉट बनाए सुनहरी रंगत और दराज कद की हामिद सलमा दोरा थी, जो मुसलसल ज़ब्त से लब काटती पलक झपकाए बगैर सामने सदर को देख रही थी। इसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखों में नमी तैर रही थी, जिसे वो बार बार अपने अंदर उतार लेती थी। सलमा के पहलों में स्याह डिनर जैकेट, सफ़ेद शर्ट और स्याह पैंट में मलबूस बेतासर निगाहों से सामने देखता उफ़क अरसलान बैठा था। इसके साथ परीशे थी, जो इस कतार में वाहिद गैर तुर्क थी। आफ्टर शॉक्स के इस हादसे में उफ़क का बायां पाँव बुरी तरह कुचला गया था, जो फिर मजबूरन डॉक्टरों को काटना पड़ा था। वो 2 महीने इस्लामाबाद में हॉस्पिटल में दाखिल रहा था। फिर परीशे इसे इलाज के लिए अमेरिका ले गई थी। मसला सिर्फ मसनूई पाँव लगाने का नहीं था, मसला उफ़क की जहनी हालत का था, जो अहमद और जीने को खो देने के बाद बहुत बिगड़ चुकी थी। जब वो अस्पताल में जागा इसे अहमद और जीने की मौत का इल्म हुआ तो पहली बार परीशे ने इस ऊंचे लंबे मर्द को बच्चों की तरह फूट फूट कर रोते देखा था। इसकी जहनी हालत की बहाली के लिए परीशे को बहुत मेहनत करना पड़ी थी। वो दिन रात इसके साथ रहकर इसे ज़िंदगी की तरफ वापस लाई थी। फिर इन्होंने उफ़क को जदीद तर्ज का प्रोस्थेटिक पैर लगा दिया था। शुरू में से चलने में दिक्कत होती थी, मगर इन गुज़रे 6 माह में वो इसका बहुत आदी हो चुका था। मामूली सी लंगड़ाहट इसके कान में अभी तक मौजूद थी, मगर वो वक्त गुज़रने के साथ साथ कम होती जा रही थी। आज नहीं तो आज से 1 साल बाद ही सही, इसे यकीन था वो वैसे ही चलने लगेगा जैसे पहले चलता था। हाँ, वो जानती थी वो दोनों अब कभी कराक्रम में नहीं जाएंगे। 5 माह बाद पहले जब वो इसके साथ शादी करके इसे अपने हमरा तुर्की ले गया था, तब वो दोनों ने एक वादा किया था, और वो ये वादा लेने वाला उफ़क खुद था। परी, हम आज एक नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं। आज के बाद हम कभी कराक्रम में वापस नहीं जाएंगे। मुझे अब इन पहाड़ों को कभी नहीं देखना, जिन्होंने मुझसे मेरे बेहतरीन दोस्त छीन लिए। और फिर इसने उफ़क अरसलान की तुर्की में एक नई ज़िंदगी की बुनियाद रखी थी। वो अब महज एक जियोलॉजिकल इंजीनियर था। वो दुनिया के बहुत से नॉर्मल लोगों की तरह 9 to 5 जॉब करता था। पहाड़ों से वो दोनों इस हद तक खाइफ थे कि वो तो माउंट अरारात देखने भी नहीं गए थे। ये शायद पहली दफ़ा था जब उफ़क ने सियाहत और कोर पहमाई तर्क करके मुसलसल 5 महीने लगातार ऑफिस जाकर ज़िंदगी को अनकरा की गलियों तक महदूद कर दिया था। वो दोनों कोह पैमा नहीं बल्कि डॉक्टर और इंजीनियर बनकर इस महदूद ज़िंदगी में भी खुश थे। इन्हें अब किसी और चीज़ की तमन्ना ही नहीं थी। उफ़क की शिद्दतों भरी मोहब्बत के लिए काफ़ी थी। हाँ, बस पिछले 5 माह में एक बेकली सी, एक नारसाई सी इसके वजूद से झलकती थी। कहीं कोई तिश्नगी रह गई थी। वो बहुत गौर भी करती तो बज़ाहिर सब कुछ ठीक था। सैफ और पप्पू लोगों ने शुरू में बहुत शोर मचाया, मगर परीशे ने सैफ के खून न देने की बात को इशू बनाकर मंगनी तोड़ दी थी। इन लोगों ने बातें भी बहुत बनाई, मगर इसे परवाह नहीं थी। वो बाबा के तमाम असासों का निगरान मामू को बनाकर तुर्की चली आई थी। अब तो सब कुछ ठीक था। निशा की भी शादी हो चुकी थी। हसीब और इसका वो दोस्त मज़ीद तालीम के लिए लंदन जा चुके थे। हाँ, सब कुछ ठीक ही तो था। फिर भी इसे लगता कि कहीं कुछ नामुकम्मल, कुछ अधूरा सा है। अपनी सोचों को जहन से झुटक कर इसने साथ बैठे उफ़क के बाएं जूते पर निगाह डाली। असल हकीकत से लाइल्म कोई शख्स इसका जूता देखने पर सोच भी नहीं सकता था कि इसके अंदर मौजूद पाँव मसनूई है। परीशे ने जूते से निगाहें हटाकर इस खामोश चेहरे को देखा।
वो अभी तक सामने देख रहा था। वो इसकी शहद रंग आंखों में झिलमिलाती पुराने दिनों की यादों को देख सकती थी। वो सुनहरे पुराने दिन जब वो तीनों अनकरा की गलियों में बारिश में भीगा करते थे, जब तीनों क्लास टेस्ट में नकल करते पकड़े जाते और टीचर अहमद की मासूम शक्ल और भोलेपन के बायस इसे छोड़ दिया करती थी और उफ़क और जीनक को सज़ा मिलती। बाद में वो इससे खूब लड़ते थे। और वो दिन जब उफ़क और जीनक ने अपना भांडा फोड़ने पर अहमद को यख पानी से भरे तालाब में फेंक दिया था। वो यख पानी में हाथ पांव मारता चीखता रहा था, इन्हें गालियां दे रहा था और वो दोनों खड़े हंस रहे थे। फिर हंसते हंसते उफ़क ने जीनक को भी अंदर धक्का दे दिया था। अब वो दोनों पोल के अंदर थे और बाहर हंसते हुए वो अकेला खड़ा था। आज फिर वो अकेला था। अहमद नहीं था, जीनक भी नहीं था। ज़िंदगी के हर सफ़र में वो और जीनक इकट्ठे जाते थे। पहली दफ़ा जीनक इसे छोड़कर चला गया था। रोस्ट्रम पर खड़ा कंपेयर अहमद दोरां की बेवा को बुला रहा था। सलमा बहुत आहिस्ते से उठी और छोटे छोटे कदम उठाती 2 फुट ऊपर ऊंचे प्लेटफार्म पर खड़े सदर तक आई और अहमद का सितारा इसार बाद अज शहादत वसूल किया। फिर आंखें रगड़ती बमुश्किल खुद पर जब्त करती वापस चली आई। फिर उफ़क अरसलान का नाम पुकारा गया। वो अपनी नशिस्त से उठा और आहिस्ता से चलता हुआ ऊपर स्टेज तक आया। स्याह सूट में मलबूस वो बहुत अच्छा लग रहा था। इसने सदर से हाथ मिलाया। सदर ने चंद तारीफ़ी कलमात कहते हुए इसके पाँव की तरफ इशारा किया। उफ़क ने सर झुकाकर अपने बाएं पाँव को देखा। हाल में मौजूद तमाम मेहमानों की निगाहें इसके कदमों में झुक गईं। उफ़क ने बायां पाँव हल्का सा ऊपर किया, फिर वापस ज़मीन पर रखते हुए शाने उचका दिए, जैसे कह रहा हो मैं क्या कर सकता हूँ। इसके चेहरे पर बेहद उदास मुस्कुराहट रक्सा थी। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। सदर उफ़क के कोट पर सितारा इसार लगा रहे थे और तमाम सामीन व हाजरीन अपने नशिस्तों से खड़े होकर एक बहादुर तुर्क के लिए तालियां बजा रहे थे। इन तालियां बजाने वालों में परीशे जहाँ ज़ेब भी थी, जो अपनी आँखों में नमी लिए बहुत फ़ख्र से उफ़क को देख रही थी। हम मुजफ्फराबाद जा रहे हैं। सुपहर जब मरी में इस बल खाती सड़क पर आगे पीछे चलते हुए अपने रेस्ट हाउस की जानिब जा रहे थे, जहां वो सरकारी मेहमान के तौर पर मुकीम थे, और वह ने अपनी ज़ुबान में सलमा को बताया और आगे भाग गई। रेस्ट हाउस पहाड़ की चोटी पर था। इस तक जाती सड़क देखते ही देखते बुलंद हो जाती, यहाँ तक कि रेस्ट हाउस की खूबसूरत इमारत तक पहुँच जाती। परीशे को सलमा के साथ इस पथरीली सड़क पर चलते हुए बेख्तियार मरी की वो सड़क याद आ गई जो इससे बेहद मुशाबहत रखती थी। मैं आ रही हूँ, सलमा ने भागती उर्वा को बुलंद आवाज़ में कहा। उर्वा अब दौड़ते हुए उफ़क से भी आगे निकल चुकी थी, जो इन दोनों से काफ़ी ऊपर ढलान पर सर झुकाए जेबों में हाथ डाले चढ़ रहा था। तुम मुजफ्फराबाद जा रही हो? दोनों खामोशी से छोटे छोटे कदम से ऊपर चढ़ रही थीं जब परीशे ने उदासी से पूछा। ये बारिश से चंद मिनट पहले का मौसम था जो इसे हमेशा उदास कर दिया करता था। सलमा ने गहरी सांस लेते हुए इस बात में सर हिलाया। मिस्टर एंड मिसेस औरहन यकीन और उर्वा की फैमिली माँ एक तुर्क मुतरजम और तुर्क सफ़ीर के मुजफ्फराबाद जा रही हैं। तुम्हारी सरकारी टीवी का अमला भी होगा। वो सितारा इसार हासिल करने वाले तुर्कों पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं जो आज शायद तुम्हारी सरकारी टीवी से दिखाई देगी। वो दोनों सड़क के किनारे सफ़ेद पत्थरों की बाड़ के साथ साथ चल रही थीं। उफ़क इनसे आगे, काफ़ी आगे, सड़क के बुलंद तरीन मकाम पर खड़ा हो गया था। जेबों में हाथ डाले वो सर उठाकर ऊपर स्याह बादलों से ढके आसमान को देख रहा था। लगता है बारिश होने वाली है। अल्फाज इसके लबों में ही थे कि बादलों ने बरसना शुरू कर दिया। सलमा ने हाथ में पकड़ी गुलाबी छतरी खोल दी। परीशे रिमझिम से बचने को छतरी के नीचे सिमट आई। तुम आओगी मुजफ्फराबाद? दोनों तेज़ होती बूंदाबांदी में ऊपर चढ़ रही थीं। क्यों? सलमा यूं ही बीच सड़क में रुक कर इसे देखने लगी। छतरी इसने पकड़ रखी थी। परीशे बारिश के बायस इसके और करीब खिसक आई। मैं पहाड़ों में वापस नहीं जाना चाहती। और उफ़क? सलमा ने कहते हुए गर्दन घुमाकर सड़क की बुलंदी पर देखा, जहां वो इसी तरह खड़ा बारिश में भीग रहा था। वो भी वापस नहीं जाना चाहता। सलमा ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। तुम ठीक कहती हो, हम सब अपनी ज़िंदगियों की बहुत बड़े नुकसानात से गुजर चुके हैं। फिर वो इस्तरारी अंदाज में लब कुचलने लगी। जानती हो परी, ये सब मुजफ्फराबाद क्यों जा रहे हैं? ये सब नीलम स्टेडियम में आर्मी के कैंप का वो आखिरी खेमा देखना चाहते हैं जहाँ अहमद और जीनक ने अपनी आखिरी रात गुजारी थी।
مگر میں مظفرآباد کی فضاؤں اور نیلم کے پانیوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم سے بچھڑنے سے قبل وہ کیسا لگ رہا تھا۔ میں اس بچے کی قبر دیکھنا چاہتی ہوں جس کی لاش نکالتے ہوئے احمد خود لاش بن گیا تھا۔ میں اس خیمے کی مٹی پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر روکنا چاہتی ہوں۔ مجھے اس سرخ مٹی اور نیلم کے پانی میں اپنے آنسو گرانے ہیں۔ چھتری ابھی تک ان کے سروں پر تنی تھی مگر سلمیٰ کا چہرہ بھیگ رہا تھا۔ افق، جینن، کینن سمیت احمد کو جاننے والا ہر شخص یہ کہا کرتا تھا کہ وہ صرف شکل سے معصوم لگتا ہے اور اندر سے بہت خبیث ہے۔ احمد کو جاننے والا ہر شخص، مگر میں تمہیں بتاؤں پریشے، میں نے اس کے ساتھ 8 سال گزارے ہیں، وہ شخص اندر سے بھی بچوں کی طرح ہی معصوم تھا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ چھتری اس کے ہاتھ سے پھسلنے لگی۔ پریشے نے فوراً چھتری پکڑ لی۔ میں چلتی ہوں۔ کچھ دیر بعد اس نے بھیگا چہرہ صاف کیا۔ مجھے ایک آخری بار ہمالیہ کے آسمان تلے رونا ہے، ان تمام دوستوں کے لیے جو چوٹیوں سے لوٹ کر نہیں آئے، احمد دوراں کے لیے، ارسا بخاری کے لیے، جینک یقین کے لیے۔ آج آخری دفعہ رو لو، پھر ہم ان ظالم پہاڑوں میں کبھی نہیں آئیں گے۔ آج شام ہم اپنا ماضی یہاں دفن کر کے جائیں گے۔ سلمیٰ کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں کوشش کروں گی۔ پھر وہ گردن گھما کر دور کھڑے افق کو دیکھنے لگی جس کا سیاہ کوٹ مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ افق، سلمیٰ نے پکارا۔ بارش تیز ہو گئی تھی، ہوائیں زور سے چل رہی تھیں، آواز اوپر تک نہیں گئی۔ افق، سلمیٰ نے پھر آواز دی۔ افق نے گردن ترچھی کر کے نیچے ان دونوں کو دیکھا، پھر جیبوں میں ہاتھ ڈالے ڈھلان سے اترنے لگا۔ تم بارش میں کیوں بھیگ رہے تھے؟ چلو چھتری کے نیچے آؤ۔ وہ مکمل طور پر بھیگ چکا تھا، بھورے بال ماتھے پر چپکے تھے۔ سلمیٰ کی بات پر وہ دھولے سے مسکرا کر چھتری تلے آیا اور وہ پریشے کے ہاتھ سے لے لی۔ میں چلتی ہوں۔ سلمیٰ چھتری کے نیچے سے نکل کر برستی بارش میں اوپر سڑک پر چڑھنے لگی۔ وہ دونوں چھتری تلے کھڑے خاموشی سے موسلا دھار بارش میں اس سے اوپر جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو افق نے چہرہ اس کی طرف کر لیا۔ اب تم 20 سال بعد اپنے سفر نامے میں یہ لکھ سکتے ہو کہ جب تم اسلامی دنیا کے سب سے طاقتور ملک گئے تھے تو اس کے بادشاہ نے تمہاری خوب آؤ بھگت کی، وغیرہ وغیرہ۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور گردن گھما کر دور دور تک پھیلی ہوئی مارگلا کی پہاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ پریشے نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں ان پہاڑی سلسلوں کو دیکھا۔ ان تمام پہاڑوں سے دور، بہت دور ہمالیہ، ہندوکش اور قراقرم کے پہاڑ شروع ہو جاتے تھے۔ وہ انہیں وہاں سے نظر نہ آنے کے باوجود دیکھ سکتی تھی۔ وہ ان میں پھیلی دلکش وادیوں کو بھی دیکھ سکتی تھی جہاں وائٹ پیلس کی سیڑھیوں کے ساتھ نصب پنجرے میں مقید وہ موروں کا جوڑا اس کے ترک گیت کو یاد کرتا تھا جو کبھی ایک شہد رنگ آنکھوں والا سیاح انہیں سنایا کرتا تھا۔ ماہودون کے کنارے اگا سبزہ آج بھی اس کے گھوڑے کو یاد کرتا تھا جس سے کبھی قراقرم کی ایک پری اتری تھی۔ وہاں دور دور تک پھیلے پہاڑ تھے، پر اسرار سیاہ پہاڑ جو اپنے ظالم چہروں پر سفید چادر کی بکل مارے اپنے اندر ڈھیروں راز دفن کیے بہت تمکنت سے کئی صدیوں سے زمین پر سر اٹھائے کھڑے تھے۔ ان تمام پہاڑوں کے بیچ ایک ایسا پہاڑ بھی تھا جس کی برف آج تک نہیں پگھلی تھی۔ وہ آج بھی بہت غرور سے، بہت تمسخر سے دنیا کو دیکھ رہا تھا۔ لوگ اس پہاڑ کو کئی ناموں سے پکارتے تھے: راکا پوشی، دا شائننگ وال، دومانی، دا مدر آف مسٹ، پربتوں کی دیوی، قراقرم کا تاج محل۔ اس پہاڑ کا نارتھ ویسٹ رج آج تک ناقابل تسخیر تھا۔ اسے سن 2005 کے بعد پھر کسی نے سر کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اس نے گردن پھیر کر افق کو دیکھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ افق حسین ارسلان، ستارہ ایثار، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس کے انداز تخاطب پر وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ مجھے کافی عرصے سے اپنی زندگی میں ایک ادھورا پن محسوس ہوتا تھا۔ آج مجھے اس ادھورے پن کا راز مل گیا ہے پری۔ وہ دونوں ابھی تک تیز بارش میں چھتری لیے کھڑے ہوئے تھے۔ ابھی تم سلمیٰ کو کہہ رہی تھیں کہ ہم لوگ اب پہاڑوں پر کبھی نہیں جائیں گے۔ وہ کہتے کہتے رک گیا اور پریشے کو علم تھا کہ آگے وہ کیا کہنے والا تھا۔ وہ وہی کہنا تھا جس کا ادراک اس پر بھی بالکل ابھی ہوا تھا۔ یاد ہے میں نے تمہیں راکا پوشی پر، ایورسٹ کی چوٹی پر اترتی سنہری پریوں کا قصہ سنایا تھا اور شاید تم نے یقین نہیں کیا تھا، مگر میں تمہیں بتاؤں پری،
सागर माता की चोटी पर वाकई सोने की बनी परियां उतरती हैं। मैंने इन्हें देखा है और मैं वो तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। मैं एक दफ़ा फिर एवरेस्ट जाना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता मैं इस दफ़ा बचकर आऊँगा या नहीं, मगर मुझे एक दफ़ा फिर चुमुलंगिया की चोटी पर खड़े होकर नेपाल और तिब्बत को देखना है। मैं फिर से इन पहाड़ों में जाना चाहता हूँ। सर्द हवा का तेज़ झोंका छतरी उड़ा कर ले गया, मगर वो छतरी के नीचे उसके पीछे नहीं थी। वो इसी तरह बारिश में भीगती बहुत गौर से उफ़क़ को देख रही थी। मगर हमने वादा किया था हम कभी कराक्रम नहीं जाएंगे और अच्छे बच्चों की तरह घर में रहेंगे। हमने वादा किया था कि हम कभी कोपैमाई नहीं करेंगे। परिशे की बात पर मुस्कुरा दिया। शहद रंग आंखें छोटी हो गईं। इसने माथे पर आए गीले भूरे बाल पीछे किए और इसे दोनों शानों से थाम कर खुद से करीब किया। फिर इसी तरह मुस्कुराते हुए बहुत आहिस्ता आवाज़ में पिछले कई घंटों से सोचे जाने वाली वो बात इससे कह दी जो बारिश के कतरों ने और स्याह बादलों ने भी सुन ली थी। क्या कोपैमाई भी कोई छोड़ने वाली चीज़ है? मुअज़्ज़िज़ सामीन, कराक्रम का ताज महल मुकम्मल हो चुका है। ये आज इसकी आखिरी किस्त थी, आखिरी हिस्सा था जो मैंने आपके गोश गुजार कर दिया, और उम्मीद है कि आप अब मुतमईन हो गए होंगे। परिशे को उफ़क़ मिल गया, उफ़क़ को परिशे मिल गई, मगर पहाड़ों से उनका कोहपैमा छीन गया। ये बात उफ़क़ कैसे बर्दाश्त कर सकता था, क्योंकि उसकी रूह जिन हवाओं, जिन बादलों, जिन खुशबुओं और बर्फ़ की जिन तहों से बनी थी वो तो इन पहाड़ों में कहीं पोशीदा थे। तो फिर उफ़क़ कैसे कोपैमाई छोड़ सकता था? वो अधूरे वजूद वाला एक मसनूही पाँव लेकर चलने वाला उफ़क़ अरसलान, उसके इरादों में चट्टानों जैसी सख्ती थी, और वो कभी भी अपने सबसे पसंदीदा मिशन, अपने सबसे पसंदीदा मशग़ले और अपने सबसे पसंदीदा काम को छोड़ सकता था। हाँ, परिशे से उसने वादा ज़रूर किया था, मगर वो जानता था कि वो अकेला तो कभी भी कोपैमाई नहीं करेगा। जिससे ना करने का वादा किया था उसको अपने साथ लेकर करने के लिए वो चला ही जाएगा। भला पहाड़ों का बेटा उनसे जुदा रह सकता है? तो जनाब, मुकम्मल हुआ ये नावल। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा, पसंद आया है और आपने इसे बहुत पसंद किया है। कमेंट्स में बहुत से लोगों ने मैसेज भी किए हैं। बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम इन तमाम साथियों को मुबारक हो कि आपका ये पसंदीदा नावल मुकम्मल हो चुका है। और मेरा इरादा है कि आजकल टॉप रेटिंग पर जाने वाला नावल यारम, जो कि अक्सर मैं अपने साथी कोलीग्स को, अपने असातिज़ा को पढ़ते हुए देखती हूँ, और आर्मी पब्लिक स्कूल अटक की लाइब्रेरी में अक्सर ये यारम नामी नावल ढूंढा जा रहा होता है और अक्सर ही गायब होता है। तो सामीन, मैंने फ़ैसला किया है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो नावल मैं पढ़ूँगी वो यारम होगा, और आप भी सुनेंगे तो इंतहाई महजूज़ होंगे। ये नावल थोड़ा ट्रेजिक था, थोड़ा सा रुला देने वाला, यहाँ तक कि मुझे भी अपने जज्बात पर काबू नहीं रहता था पढ़ते हुए और मेरा गला रूंध जाता था। मगर यारम आप पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इंतहाई दिलचस्प है, बहुत मज़ेदार है। जीती जागती एक लड़की का किस्सा है और बड़ी ही खूबसूरत दुनिया, जिसको लोग यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। आप इसमें रहने वाले इन अलहड़, नोखेज़ और शौक़ व चंचल तालिब इल्मों की कहानी सुनेंगे। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अब इजाज़त दीजिए। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज़ अपनी मोहब्बत, तवज्जो का यकीन दिलाते रहा करें, और ज़रूर मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहा करें। आपका बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, फलें फूलें, अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान, अपने वालिदैन, बच्चों के साथ हमेशा खुश रहें। आमीन।